हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, हम हमारे फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ हमेशा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिससे वो आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाएँ कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोगों को लगता है कि बहुत कम टाइम में सिलेक्शन हो गया होगा, लेकिन इस सिलेक्शन के पीछे बहुत मेहनत छुपी होती है, कई सालों की मेहनत छुपी होती है। तो आज हमारे साथ कविता झाझरिया जी है, सीकर से। इनका फर्स्ट ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इनसे हम सभी चीज़ें जानेंगे और यह वीडियो हेल्प करेगा आपके आगामी एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में। तो सबसे पहले तो कविता जी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो कविता जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप कौन से ईयर से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? इस दौरान कौन कौन से एग्जाम दिए, कॉमर्स के या नॉन कॉमर्स के भी? सर मैंने जेवीएनएल की एग्ज़ाम दी थी, 2020 में लगी थी शायद वो एग्ज़ाम, तो मैंने पहले वो एग्ज़ाम दी थी। उस वक़्त मेरे मतलब सब्जेक्ट भी वो एग्ज़ाम देके मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉमर्स नहीं आती। उससे पहले तो ये था कि कॉमर्स में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एग्ज़ाम देके लगा कि कुछ नहीं आता। फिर मैंने 2022 में फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दी थी, तो मैंने सीएमजे का कोर्स लिया था। इसके लिए मैंने 2020 में सीकर में एक कोचिंग जॉइन की थी जेवीएनएल के लिए। तो फिर कोरोना की वजह से वो बीच में छूट गई थी, लेकिन मुझे एक लड़की मिली थी, उसने मुझे सीएमजी के बारे में बताया था। फिर मैंने आपके 1-2 यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखे और कोर्स जॉइन किया, मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट ग्रेड का मैंने 2022 में लिया था, तो उस वक़्त मैं पूरा सब कोर्स नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी शादी भी थी, मार्च में ही हुई थी और अक्टूबर के लगभग वो एग्ज़ाम थी। तो मैं पूरा सिलेबस नहीं कर पाई, लेकिन वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा रहा था। तो मुझे ये लगा कि मुझे कॉमर्स के लिए तो केवल सीएमजे की साइड ही जाना चाहिए। फिर उसमें मेरा नहीं हुआ तो मैंने जूनियर सीईटी दी थी। सीईटी क्लियर होने के बाद में मैंने जूनियर अकाउंटेंट दी, तो उसके लिए भी मैंने सीएमजे का कोर्स परचेज़ किया था जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली और उसमें मेरा 2 गुना में सिलेक्शन भी हुआ था। बट मेरा बेबी उस वक़्त 5 महीने का था जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, तो मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो शायद वो एक पॉइंट होगा मेरे रहने के पीछे कि मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाई। ठीक। और इस एग्ज़ाम में मैंने सीएमजे का कोर्स पहले ही ले लिया था, जनवरी से ही मैंने स्टार्ट किया था। बेबी को मैंने घर पे छोड़ा था और 6 महीने की तैयारी में मैंने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया क्योंकि जीके वगैरह, सीईटी वगैरह तब पढ़ी, तब क्लियर हो गया था। तो स्टूडेंट, इन्होंने 4-5 एग्जाम दिए हैं और केवल कॉमर्स कंपटीशन के ही एग्जाम दिए हैं। आपने कोई जनरल कंपटीशन का भी दिया है, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह? सर मेरे हस्बैंड ऐसे फॉर्म भर देते हैं तो मैंने दिया है लेकिन मैंने तैयारी नहीं की। मैंने तैयारी फर्स्ट ग्रेड जूनियर अकाउंटेंट और जेवीएनएल अकाउंटेंट इन्हीं की है। ठीक है। तो स्टूडेंट, मेनली इन्होंने कॉमर्स कंपटीशन की ही प्रिपरेशन की है। तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भ्रांति रहती है कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, उसको सब कुछ आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है वो बस अपनी गलतियों से सीखते जाते हैं। 2020 में इन्होंने जेवीबीएनएल का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद इनको पता चला कि इनकी प्रिपरेशन कम है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी कॉमर्स के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं है। फिर 2022 का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था और जैसे कि इन्होंने बताया कि बेबी 5 मंथ्स का था, तो शायद उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई। फिर इन्होंने सीईटी क्लियर किया था और टीआरए, जेआरए में 2 गुना की लिस्ट में ये सेलेक्टेड थे और फाइनल नहीं हो पाया और अब जाकर के फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। तो इन्होंने अपनी गलतियों से ही सीखा है और कुछ एग्जाम में रहे भी है। तो ये बताइए कविता जी, जैसे एग्जाम में आप रह गए, तो एक तो इस रिगार्डिंग बताइए कि एग्जाम में रह जाने पर डीमोटिवेशन फील हुआ क्या, खुद को कैसे मोटिवेट रखा? इस रिगार्डिंग बताइए, किसने, किस चीज़ ने, किस पर्सन ने मोटिवेट किया? सर जब मैंने 2022 का फर्स्ट ग्रेड दिया तब मैं इतनी डिमोटिवेट नहीं हुई क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। पर मैं जब जूनियर अकाउंटेंट में रही तब थी क्योंकि मैंने बेबी होने के बाद तो इतनी तैयारी नहीं कर पाई लेकिन उससे पहले मैंने अच्छी तैयारी की थी और 2 गुना में होके रह गई तो
आपने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें आप बोले थे कि जो 2 गुना में है, वो भी अपना फाइनल सिलेक्शन मान के चलो। ये नहीं है कि आप लोग कमज़ोर हो, आज नहीं तो कल आप भी लग ही जाओगे। तो मुझे ऐसा लगा हाँ, टूट तो गए थे बिल्कुल कि इतनी तैयारी की, नहीं हुआ, अब बेबी भी हो गया, आगे तैयारी कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन उस बात से ये लगा कि नहीं 2 गुना में हुए हैं, सर बोल रहे हैं कि जो 2 गुना में हुए हैं, वो सेलेक्ट तो फाइनल कभी ना कभी होंगे। तो एक बार और तैयारी करके देखते हैं। फिर घरवालों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बेबी को रखने के लिए बोला कि हम रख लेंगे और मैंने इस फर्स्ट ग्रेड में अपनी पूरी जी-जान, पूरी मेहनत लगा दी थी। तो स्टूडेंट लगभग 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में डीबी तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, बस आपको अपनी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट करनी है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप डीबी तक पहुँच गए और आपने साल 6 महीने का गैप दे दिया, तो फिर आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लो कि आप एक लाइन में लगे हुए हो और आप अपनी प्रिपरेशन बंद करते हो, तो आप उस लाइन से हट गए, फिर आपको पीछे से लगना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन रखते हो, तो इसका मतलब सबसे आगे आप ही लगे हुए हो। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब इनकी प्रिपरेशन नहीं थी, तब रह गए, तो इन्होंने डिमोटिवेशन फ़ील नहीं किया, लेकिन प्रिपरेशन थी, बेबी को भी फैमिली ने रखा, उसके बाद प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा डिमोटिवेशन फ़ील हुआ, लेकिन इन्होंने इस बात को पकड़ा कि हम डीबी तक पहुँचे हैं, तो सिलेक्शन ज़रूर से होगा। कविता जी, ये बताइए कि बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि मैरिज हो गई, उनको लगता है कि अब तो प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती, या मैरिज के 6-8 महीने तक तो करते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो मैरिज के बाद कैसे आपने मैनेज किया स्टडी को? कितना फैमिली ने सपोर्ट किया और कैसे मैनेज किया? सर, सच तो ये है कि जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक कोई सपोर्ट नहीं करता। वो बातें सभी को सुननी पड़ती हैं कि घर का काम नहीं करते, ये नहीं करते। हर लड़की के लिए ये फेस करना ही पड़ता है। हर लड़की को ये फेस करना पड़ता है कि ये ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते, घर का काम नहीं करते। बट जिसको पढ़ना है उसको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। फैमिली की तरफ से भी सेल्फिश होना ही पड़ेगा कि वो कुछ भी बोले सुन लो और ये बोल दो कि मुझे थोड़े दिन पढ़ना ही है। तभी हम सक्सेस हो पाएँगे। अदरवाइज़ हम ये सोचें कि पड़ोसी ये बोल रहे हैं, घरवाले ये बोल रहे हैं तो नहीं कर पाएँगे इतना। तो खुद को सेल्फिश बनाओ और अपने आप को सक्सेस होना है तो पढ़ाई की तरफ ही झोंक दो। जिस दिन सक्सेस होंगे उस दिन घरवाले कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें भी ये फ़ील होगा कि हाँ, इसको पढ़ना था, सक्सेस हो गई, अब कुछ नहीं बोलेंगे फिर। स्टूडेंट, यह जनरल साइकोलॉजी है हमारी सोसाइटी में। इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि जब कोई गर्ल स्टूडेंट मैरिज के बाद प्रिपरेशन करती है, तो सोसाइटी को ऐसा लगता है कि घर के काम नहीं करने के लिए वो स्टडी का बहाना बना रही है, और बस दिखाने के लिए उसने ये कह रखा है कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है, तो जो लोग ताना देते हैं वही लोग एडवाइस मांगने आते हैं कि आप हमारे बच्चों को भी बताओ, हमें भी बताओ कैसे प्रिपरेशन की। तो यही होता है कि आपको बस रिजल्ट देना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा। और ये वाला जो पॉइंट है सेल्फिश होने वाला, मैंने कई बार वीडियो में बताया है, यदि आपको तैयारी करनी है तो आपको सेल्फिश होना ही पड़ेगा। मत सोचो कि कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। जब आप सर, सेलेक्टेड हो एक बात जाओगे। बोलना चाहूँगी। मैंने ये वर्ड आपसे ही सीखा है। तो स्टूडेंट देखो, सेल्फिश होना ही पड़ेगा स्टडी के टाइम। जो भी छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, घर के काम-वाम हैं, आप ये देखो कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम करना ही पड़ेगा, तब तो बात अलग है, वरना आप यदि कुछ दिनों के लिए छोड़ भी दोगे, तो भी कोई उस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कविता जी, ये बताइए कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कैसे करते थे? नोट्स बनाते थे या प्रिंट आउट निकलवाए या खुद भी बनाए? और वीडियोज़ कितनी बार देखे? रिवीज़न का क्या तरीका रहा? सर, मैंने नोट्स नहीं बनाए। जो भी आपने किए मैंने उनका प्रिंट आउट निकलवा लिया। फिर जैसे वीडियो चलाती थी तो नोट्स सामने लेके बैठती थी, प्रिंट आउट पहले निकलवा लिया। फिर आप जो इम्पोर्टेंट वर्ड बताते थे, उनको नोट डाउन करना और उनको मतलब हाइलाइट करना और उनका ही रिवीज़न कर लेती थी। बाद में मैं वीडियो ज़्यादातर एक बार ही देखती थी, कोई डाउट रह गया, जो वीडियो समझ में नहीं आया, जो चैप्टर समझ में नहीं आया, उसी का वीडियो मैं रिपीट करती थी। और
मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी आपकी, तो जब टेस्ट दिए तब मुझे ये लगा कि इस टॉपिक्स में से मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है या मैं भूल गई, तो मैंने दोबारा वीडियो देखा है। वरना एक बार देख के जो नोट्स के प्रिंट आउट थे, उन्हीं को बार-बार रिपीट किया था और उसमें टाइम की भी बहुत बचत होती है। मैंने कम से कम 15-16 घंटे पढ़ाई की थी फर्स्ट ग्रेड के लिए, तब कि, जाके ये निकला है। कितने महीने तक? 5 महीने तक, क्योंकि मैंने जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट की थी और जून के लगभग एग्ज़ाम थी। बट मेरा 1 महीना बीच में मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो स्टूडेंट, सुनने में आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता होगा कि इतने घंटे कोई कैसे स्टडी कर सकता है। आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के इंटरव्यू वीडियोज़ देखेंगे तो आप पाएँगे कि सभी का तरीका अलग-अलग है। ऐसा नहीं है कि हमने इनको बोला है इतने घंटे बोलने के लिए। यदि आप एक ही वीडियो देख रहे हैं, केवल इन्हीं का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन अलग-अलग स्टूडेंट्स हैं और वो अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब जैसे कविता जी सीकर रहते हैं और इनके हस्बैंड भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये अकेले रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है कि केवल खाना ही बनाना है या फिर एग्ज़ाम टाइम पर वो भी मैनेज किया जा सकता है। केवल हस्बैंड के साथ रहते हैं, तो वो मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, तो इतने घंटे स्टडी करना पॉसिबल हो पाता है। इन्होंने इस तरीके से स्टडी लाइफ़ की है कि जैसे आप लोग किसी दूसरे सिटी में जयपुर वगैरह जाकर के केवल स्टडी करते हो, वैसे इनका रहा है, तो हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है। तो कविता जी ये बताइए कि जनरल पेपर कैसे प्रिपेयर किया? वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। उसके लिए यदि आप बुक्स, इंस्टीट्यूट वगैरह भी सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सर, मुझे भी लगा था, जीके तो नहीं लगा था क्योंकि सीईटी वगैरह दी तब कर लिया था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जो मैथ्स है वो पूरी डिफरेंट है बाकी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से। तो फर्स्ट ग्रेड की मैथ्स के लिए मैंने कलाम के कुछ नोट्स थे, कलाम कोचिंग के कोई लड़की थी हमारे पास, वो जाती थी, तो मैंने उसके प्रिंट आउट लिए थे। तो सुनील सर हैं उनके और उनके कलाम बुक डिपो पे मिल भी जाते हैं सीकर में। तो मैंने उसी से मैथ्स को बार-बार रिपीट किया, कुछ ज़्यादा सोर्स नहीं लिए, मैंने जो लिया एक पकड़ा और उसी को बार-बार रिवीज़न किया, तो वो मेरा कन्फर्म हो गया कि हाँ, इसमें से मैं इतने क्वेश्चन निकाल सकती हूँ। और इंग्लिश में हिंदी वालों को इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, हिंदी मीडियम वालों को, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें बेसिकली इतना ही है कि हिंदी में 2-3 क्वेश्चन निकल जाएँ, इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन निकल जाए, इतना तो हो ही जाता है। उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, दिशा 2020 बुक पढ़ी थी, जिसमें पास्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन्स आते हैं, तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से और वो प्रैक्टिस ही माँगते हैं। और जीके के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक्स मैं सबसे अच्छी मानती हूँ, हिस्ट्री वगैरह के लिए इनके। और मैनेजमेंट के लिए कलाम कोचिंग के एक एसएस यादव सर हैं। उनकी बुक बहुत डिटेल से आती है और आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, ये क्वेश्चन भी डिटेल से ही पूछ रही है। तो मैं चाहूँगी कि एसएस यादव सर की बुकलेट अगर जो मैनेजमेंट में पढ़े, उनके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैंने भी मैनेजमेंट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने मैनेजमेंट के, मेरा एक भी नहीं छूटा। उन्होंने डिटेल में बुक डाली थी और कुछ बच्चे ये बोलते थे आरपीएससी के लिए पहले कि आरपीएससी इतना डीप में पेपर नहीं बनाती, वैसा आपके कोर्स के लिए भी बोलते थे। क्योंकि जब मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, तो टेस्ट सीरीज़ में बच्चों के कमेंट्स आते थे कि सर आप पेपर बहुत हाई लेवल का बनाते हो, आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं डालती। लेकिन आरपीएससी ने 2025 के एग्ज़ाम में जो करके दिखाया है, उसके बाद तो शायद कोई नहीं बोलेगा ये बात कि डीप से क्वेश्चन मत डालो। तो स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स है, कुछ स्पेशल बातें हैं जिनके कारण कविता जी का सिलेक्शन हुआ है। देखो, हम श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो में भी पढ़ाते वक्त भी टेलीग्राम पर भी बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। बस बात इतनी सी है कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं, उनको समझते हैं और फॉलो करते हैं। कविता जी ने लगभग हर बात को फॉलो किया है। हमने ये बताया है कि आपको वीडियोज मैक्सिमम 2 बार देखने चाहिए। अब 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया, उसने बोला कि सर आपने बोला था कि वीडियोज़ को मिनिमम 2 बार देखना है, तो मैंने 2 बार तो देख लिए डबल स्पीड करके। जबकि मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 बार देखना है, और स्टूडेंट ने क्या सुना कि मिनिमम 2 बार देखना है, और मैंने तो फुल स्पीड करके 1 बार देख लिया। स्टूडेंट, मैक्सिमम 2 बार देखना है। मेरी
कोशिश ये रहती है कि पढ़ते वक़्त आप ये ट्राई करो कि आपको वो क्लास फिर से नहीं देखनी पड़े, वो चैप्टर फिर से नहीं पढ़ना पड़े। एक ही बार में काम हो जाए। सेकंड बार तब देखना है जब आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन करते वक़्त आपको लगता है कि यहाँ पर अटक गए, इस चीज़ का क्वेश्चन है, ये तो मैंने वीडियो में देखा तो था, ढंग से नहीं किया, तब आपको दूसरी बार देखना है। दूसरी बात, प्रिंट आउट आपके पास रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसमें आपको लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन वगैरह करना पड़ेगा। बिंज वॉच नहीं करना है। बच्चे नोट्स वगैरह निकलवाते ही नहीं है, क्लासेज को बिंज वॉच करते हैं। 10 वीडियो एक साथ देख लिए, 15 वीडियो एक साथ देख लिए, ऐसे नहीं करना है। एक क्लास आपने देखी, उसके नोट्स की रीडिंग लगाई, दूसरी क्लास दूसरे नोट्स की रीडिंग, फिर चैप्टर कंप्लीट होने पर टेस्ट अटेम्प्ट किया, फिर उसके वीडियोज वगैरह देखे, ये आपको करने हैं। अगली बात, कविता जी ने पूरे 5 महीने प्रिपरेशन की। इन्होंने ये नहीं किया कि एग्जाम टाइम में स्टडी करेंगे। जनरल पेपर के लिए इन्होंने बुक्स वगैरह आपको बता दी है। बाकी मैं ये मानता हूँ जनरल पेपर में बुक्स टीचर वगैरह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन इन्होंने जो बुक बताई वो भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर समस्या आती है हिंदी इंग्लिश में। मतलब जनरल पेपर में भी आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। जीके इनको इजी लगता था क्योंकि सीईटी में इन्होंने अच्छे से पढ़ा था, तो हिंदी इंग्लिश में इन्होंने सोचा कि बस दिशा 2020 से पीवाईक्यूज करते हैं, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो अच्छी बात है। यदि आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो मार्क्स कम आएंगे, और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलोगे तो ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टूडेंट ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड के पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है। स्टूडेंट ट्रेंड को आप तब फॉलो कर सकते हो जब आपके पास में 15, 20, 25 पेपर हो, आपके पास 2, 3, 4 पेपर होते हैं। उसके बेसिस पर आप ट्रेंड पता नहीं कर सकते। टीआरए जीआरए वाला, इस वाले एग्जाम से पिछला वाला एग्जाम देखोगे, इतने इजी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। गुलाबी शहर किसको कहते हैं आजकल नहीं पूछते हैं, डिफिकल्ट पेपर आता है, और कॉमर्स का तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डिफिकल्ट लेवल से करा दिया, एग्जाम में इजी आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बोलोगे कि फालतू में इतनी मेहनत करा दी, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने इजी करवाया, एग्जाम में डिफिकल्ट आ गया, तो आप गालियां बकोगे। तो हमेशा अच्छे लेवल से तैयारी करो। उससे ये होगा कि जैसे इन्होंने टीआरए जीआरए में पढ़ा, कोई सब्जेक्ट ऑडिट पढ़ा, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ा, मान लो वहां पर इजी पेपर आ भी जाता तो उसका बेनिफिट फर्स्ट ग्रेड में मिलता, और कोई एग्जाम होता वहां पर बेनिफिट मिलता। लेकिन आपने कम लेवल से पढ़ा तो अगले एग्जाम के लिए आपको फिर से उस लेवल से पढ़ना पड़ेगा, तीसरा एग्जाम आएगा फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट को इतने अच्छे से कर लो वो फिर से नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है कविता जी, ये बताइए कि वैसे तो आप बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दीजिए, सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कहाँ से पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कम अच्छा लगा, क्या ज़्यादा अच्छा लगा, क्या सजेशन देंगे? सर, मैंने जब जेवीएनएल की कोचिंग की थी, तो ऑफ़लाइन की थी कुछ महीने, समथिंग 1 महीने ही की थी, फिर लॉकडाउन की वजह से वापस घर आ गए। तो मुझे वहाँ एक लड़की मिली थी, उसने मुझे बताया कि कुछ एक सीएमजे करके भी है कोचिंग। मैंने पहली बार नाम सुना था, मुझे बड़ा अजीब लगा। तो फिर उसने बोला कि यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो है, देखना। तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे ऐसे लगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, मतलब समझ आता है डायरेक्ट। तो फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया और कोर्स परचेज़ किया। टीआरए, जीआरए का मैंने कोर्स पहले ही ले लिया था, पर मैंने पढ़ाई नहीं की थी उस वक़्त। मैंने ये सोचा था कि कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाई थी मैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सीएमजे का जो कोर्स है और जो फ़ीस है, इसको कंपेयर करें तो फ़ीस कुछ भी नहीं है। ऑफ़लाइन में जाएँगे तो टाइम तो खराब होगा ही होगा आने में, जाने में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको दूसरी सिटी में जाके रहना पड़ता है कोचिंग के लिए। कॉमर्स की कोचिंग हर जगह है भी नहीं। तो और 20-25 हज़ार रुपए वे फ़ीस पे करके फिर जो मिलता है वो यहाँ पे बहुत कम फ़ीस में और ज़्यादा क्वालिटी में मिलता है सीएमजे पे। और मैं सीएमजे पे ट्रस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दी थी, उस वक़्त मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत कम थी। लेकिन मैंने फिर भी उसमें 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 80 प्लस क्वेश्चन सही निकले थे। तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि सच में मैंने सही रास्ता चुना है।
और इस बार मैं और अच्छा प्रिपेयर करूँगी, इस बार तो मेरी तैयारी नहीं थी, और अच्छा प्रिपेयर करूँगी ताकि कहीं न कहीं लगी जाए। और मैं तो दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी सीएमजे टीम को। बेसिकली आप और अभिषेक सर ही थे इसमें और तो कोई नहीं था। पर सच में सर आप लोग बहुत मेहनत करते हो बच्चों के लिए। क्या हमारे कम सिलेक्शन के अच्छा पीछे लगा? आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। क्या कम अच्छा लगा? क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई सजेशन वगैरह? सर मैं इसमें तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी कि क्या कम अच्छा लगा, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर आप भले फ़ीस बढ़ा दो, वो भी चलेगा, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन भी जैसे जूनियर अकाउंटेंट में दिए थे, मुझे फर्स्ट ग्रेड में नहीं मिला, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती थी। वीडियो सॉल्यूशन में जब हमारा क्वेश्चन रह जाता है, कोई गलत होता है, तो उसमें आप और भी डिटेल से पढ़ाते हो और आप जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 के बारे में पूरा बताते हो, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर डाला करो सर टेस्ट सीरीज़ में। स्टूडेंट 2-3 बातें हैं। देखो पहली बात तो जैसे कविता जी ने सीएमजे टीम के बारे में जो भी कहा, उससे आपको ऐसा लग सकता है कि स्टूडेंट थोड़ा-सा बायस्ड है या जेपी सर ने इनको कहा होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसा आपको केवल तब लग सकता है जब आप ये एकमात्र इंटरव्यू वीडियो देख रहे हैं। 100 से भी ज़्यादा इंटरव्यू वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप में, उनको आप देखेंगे तो हर स्टूडेंट का अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और बिल्कुल अनबायस्ड क्वेश्चन रहता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन रहता है। दूसरी बात, एक और क्वेरी रहती है ऐप में, स्टूडेंट कहता रहता है कि सर सीएमजे की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए कविता जी ने जेवीवीएनएल जेआरई के लिए ऑफ़लाइन कोचिंग ली थी सीकर के किसी इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। जहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा कलाम वगैरह का उनके नाम बता दिए हैं। अब 25-30 हज़ार रुपए फ़ीस रहती है, फिर वहाँ पर जाकर के रहो, मंथली 15,000 रुपए का खर्चा होता ही होता है। एक वैकेंसी के लिए आपके डेढ़ 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 11th-12th की अच्छी स्कूल की फ़ीस लगभग 12 से 15,000 रुपए एक स्टूडेंट की है। प्राइवेट ट्यूशन की बात करो तो 11th-12th में एक सब्जेक्ट का और 1 महीने का ट्यूशन लगभग 5, 6, 7 हज़ार रुपए का है। अब यदि हम 4-5 हज़ार रुपए में 1 साल तक सभी सब्जेक्ट करवा रहे हैं, मतलब 80 या 100 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ आता है, तो वो ज़्यादा कैसे हो सकता है? लेकिन फ़ीस आपको ज़्यादा लगती है और इसका कारण ये नहीं है कि आपका बजट कम है या फिर आपकी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन वीक है, इसलिए ज़्यादा लगती है। फ़ीस ज़्यादा लगने का एक कारण है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग बहुत सस्ता करवा रहे हैं। 300 रुपए में कोर्स, 500 रुपए में कोर्स, सारे सब्जेक्ट की एक सिंगल बुक बना देते हैं बहुत सस्ती 300-400 साढ़े 400 रुपए में। जब आप उनसे कंपैरिज़न करते हो तब आपको हमारा वाला कोर्स एक्सपेंसिव लगता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो आप फीस पे कर रहे हो वो मुश्किल से आपकी सैलरी का 1 हफ्ते का ही पार्ट है। लेकिन यदि आप 6 महीने भी डिले होते हो आपके सिलेक्शन में तो आपको लाखों का नुकसान होता है। आप 11-12 से कम थोड़ी आँक सकते हो अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को, सरकारी नौकरी की तैयारी को। सीएस के लिए जितना आप स्पेंड करते हो उससे कहीं ज़्यादा है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचिए। और फिर एक और क्वेरी थी, उसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में देना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट कि ये क्वेरी थी कि फर्स्ट पीरियड की सिलेक्शन आप लेट दिखा रहे हो या फिर कम सिलेक्शंस दिखा रहे हो, किसी दूसरे कोचिंग ने ज़्यादा दिखा दिए, जिस दिन रिजल्ट आया उसके 15 मिनट के अंदर-अंदर दिखा दिए। तो स्टूडेंट आजकल है ना गज़ब चल रहा है, केवल टीचर की अपनी नैतिकता है वो कितनी एथिक्स को फ़ॉलो कर रहा है। जब हमारे पास स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हम पहले स्टूडेंट का कोर्स चेक करते हैं कि उसके पास हमारा कोर्स भी था या नहीं था, रोल नंबर मंगवाते हैं, वो चेक करते हैं। कोर्स के अंदर भी ये देखते हैं कि उसने जो टेस्ट दिए उसमें उसके कितने-कितने मार्क्स आ रहे थे। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है कि कोर्स के अंदर 2-4 मार्क्स आ रहे थे टेस्ट में और फिर फर्स्ट ग्रेड में अचानक से इतने आ गए जिससे धांधली वगैरह का भी पता चले। अदर इंस्टीट्यूट ने जो बुक सेल की स्टूडेंट्स को उनमें से सिलेक्शंस दिखा देते हैं। सोशल मीडिया से उठा कर के बच्चों की फ़ोटो डाली हुई है, तो हम जितने भी है वो रियल दिखाएँगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा और अगर सिलेक्शन कम है तो बिल्कुल हम आपके इस लॉजिकल पॉइंट को लेते हैं और भी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे।
कविता जी, आप हिंदी मीडियम से रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से रहे हैं? सर मैं हिंदी मीडियम से रही हूँ। स्टार्टिंग में मुझे जैसे आप पढ़ाते थे तो थोड़ा ये होता था कि इंग्लिश में वर्डिंग याद हो जाएँगी क्या? लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है सच में। तो स्टूडेंट इतना ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि जो नोट्स हैं वो बाइलिंगुअल हैं, तो अगर हम हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम जो हिंदी में है नोट्स उसको देख लो, लेकिन इंग्लिश में याद करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है बाद में। स्टूडेंट ये भी क्वेरी रहती है। देखो हमारा सिस्टम क्या रहता है, पढ़ाने का तरीका वही है जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देख रहा है और वो सोचता है कि मैं प्योर इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा, वही तरीका है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हिंदी वाला है तो भी यही तरीका है। हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं है। हिंदी में अगर ये कहा जा रहा है कि राम ने श्याम को 5,000 रुपए का माल का विक्रय किया और इंग्लिश में ये कहा जा रहा है राम ने श्याम को 5,000 का गुड सेल किया, बस यही फ़र्क है हिंदी और इंग्लिश में। अब देखो मैं और अभिषेक सर भी हिंदी मीडियम से रहे हैं, तो हम शुद्ध हिंदी में करा सकते हैं लेकिन हम नहीं कराते हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल आता है कॉमर्स का, आप शुद्ध हिंदी में करोगे, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए इस तरीके से इंग्लिश में कराया जाता है। आप क्लासेस देखने के बाद में नोट्स की रीडिंग लगाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत केवल उस स्टूडेंट को आती है जो डायरेक्टली नोट्स की रीडिंग लगाना चाहता है, केवल उसको समस्या आती है। आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, चैप्टर की क्लासेज, नोट्स, टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन, उसके बाद आप मुझे मैसेज कर देना, अगर आपसे 90% क्वेश्चन नहीं हो तो। तो कविता जी बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि कुछ नए स्टूडेंट जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आज से पहले कोई कॉमर्स कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? उनके लिए अगर वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो उनके लिए फर्स्ट पेपर तो डिफ़िकल्ट होगा ही, क्योंकि उसमें तो वो टाइम माँगता है, जीके वग़ैरह इतना जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कॉमर्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि अगर उन्होंने सीएमजे का कोर्स लिया है, तो किसी भी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकलवाओ, वीडियोज़ देखो, जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको नोट करो और जिसमें डाउट है उसको दोबारा देख लो, वरना उन्हीं का एक बार वीडियो देखने के बाद उन्हीं का रिवीज़न करो। इसके अलावा किसी अदर बुकलेट वगैरह पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक ही मैटर को बार-बार पढ़ते हैं, तो शायद सिलेक्शन होता है, ज़्यादा मैटर को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें कुछ याद नहीं रहता उनमें से। जो स्टूडेंट पहली बार कॉमर्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आज से पहले कभी नहीं की, तो उनको मैं कुछ जनरल पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, यदि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टारगेट लीजिए कि आप 1.5-2 साल कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करेंगे। ये बात आपको हार्ड लगेगी मेरी कि हमें तो अगले 3 महीने में सिलेक्शन चाहिए, आपने ये बोल दिया 1.5-2 साल तैयारी करो, हम क्यों करें आपसे तैयारी? लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही एडवाइस दूँगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। 1.5-2 साल प्रिपरेशन का टारगेट लेकर के चलिए, पहले सिलेक्शन हो जाता है अच्छी बात, वरना टारगेट यही रखिए। दूसरी बात, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं कॉमर्स कॉम्पिटिशन के, वो सारे एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे तो टीचर ही बनना है और कोई एग्ज़ाम नहीं दूँगा। आपका टारगेट एक स्पेसिफिक वैकेंसी नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए एक अच्छी रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब। तीसरी बात, जनरल पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसको करते जाइए और जितना भी मिनिमम 50% क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, सिलेक्शन आपका कॉमर्स पोर्शन करवाएगा। अगली बात है, कंटेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये मानता हूँ, जो हम आपको एडवाइस देते हैं, छोटे-छोटे पॉइंट्स बताते हैं कि ये कीजिए, ये मत कीजिए, उन चीज़ों को ज़रूर नोट्स कीजिए, उनका लॉजिक समझिए, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। उसके बाद कंटेंट तो अपनी जगह है ही। और लास्ट पॉइंट है, जब तक आपके सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं अटेंडेंस रजिस्टर में, तब तक प्रिपरेशन करते रहना। पार्ट टाइम स्टडी मत कीजिए कि वैकेंसी आई, 4 महीने तैयारी की, फिर 4 महीने छोड़ दी, फिर से की, ऐसे नहीं, कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। तो कविता जी बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू करके। और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप जीवन में और भी आगे बढ़ें। आपको, आपकी फैमिली को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपके हस्बैंड को भी शुभकामनाएँ जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू सर। थैंक यू।